बच्चों, तो हम फिर से आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आरबीसी और उससे पहले हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी ब्लड के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद डब्ल्यूबीसीज़ के बारे में। तो डब्ल्यूबीसीज़ को फुल फॉर्म डब्ल्यूबीसीज़ का हम कहते हैं क्या? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स को हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ, और इसी को साइंटिफिकली हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। साइंटिफिकली हम इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और अगर हम बात करें शरीर में डब्ल्यूबीसीज़ की संख्या की, तो मिनिमम 1.5 लाख होना चाहिए। 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, 1.5 लाख से नीचे डब्ल्यूबीसीज़ नहीं होने चाहिए। 1.5 लाख से नीचे होगा तो हमें कुछ ना कुछ बीमारियां होंगी, और अगर ज़्यादा भी होगा तो भी हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डब्ल्यूबीसीज़ की लाइफ स्पैन की बात करते हैं, जैव चक्र की, जीवन चक्र की। तो वो 3 से 21 दिन, मतलब जनरली जो है 3-4 दिन में डब्ल्यूबीसीज़ ज़्यादातर मर जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 21 दिन तक जीते हैं। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरा है एग्रैन्युलोसाइट। ऐसे डब्ल्यूबीसीज़ जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, उन डब्ल्यूबीसीज़ को हम ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं, और ऐसे डब्ल्यूबीसीज़ जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, उनको नॉन ग्रैन्युलोसाइट या फिर एग्रैन्युलोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। ग्रैन्युलोसाइट की अगर हम बात करें तो टोटल 1800 से लेके 9950 मिलीलीटर माइक्रोलीटर, 1800 से लेके 1950 माइक्रोलीटर तक उसकी क्वांटिटी होती है। मींस करीब 7700, अगर हम बात करें 7700 माइक्रोलीटर के करीब पाए जाते हैं ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट में। ग्रैन्युलोसाइट 4 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इओसिनोफिल, दूसरा हो सकता है न्यूट्रोफिल, तीसरा हो सकता है बेसोफिल, और चौथा हो सकता है एनके सेल, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। इओसिनोफिल की बात करें तो इओसिनोफिल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और जनरली ये अमाउंट में 1% से भी कम होता है, 1% से भी कम पाया जाता है, और ये इन्फेक्शन के समय देखने को मिलता है। इसकी संख्या जो होती है 0 से लेके 700 के बीच में होती है पर माइक्रोलीटर में। इसी तरह न्यूट्रोफिल की बात करें तो ये पूरे ग्रैन्युलोसाइट का मैक्सिमम पार्ट जो है, पूरे हम बात करें डब्ल्यूबीसीज़ का मैक्सिमम पार्ट जो है ये कवर करता है करीब 60 से लेके 65%, 60 से लेके 65% तक पाया जाता है। न्यूट्रोफिल संख्या में अगर हम बात करें तो 1800 से लेके 7500 मिलीलीटर तक पाया जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं बेसोफिल की, तो बेसोफिल भी जनरली हमें देखने को नहीं मिलते हैं। बेसोफिल जब कुछ होता है तो एलर्जिक रिएक्शन जो है प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी संख्या जो है 0 से लेके 150 तक मिलीलीटर में पाया जाता है। और ऐसे ही एनके सेल्स की भी हम बात करेंगे। तो अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्रैन्युलोसाइट की, जिनको हम दूसरे भाषा में नॉन ग्रैन्युलोसाइट भी बोलते हैं, जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एग्रैन्युलोसाइट फिर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो है क्वेश्चन बनता है कि डब्ल्यूबीसीज़ का सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? तो मोनोसाइट होता है। मोनोसाइट क्या होते हैं? जनरली लार्ज सेल टाइप होते हैं, और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सबसे छोटे सेल टाइप होते हैं। लिम्फोसाइट जो होता है 25 से 30%, पूरे डब्ल्यूबीसीज़ का 25 से 30% लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट फिर अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बी सेल्स और टी सेल। और इसी तरह मोनोसाइट की अगर हम बात करेंगे तो मोनोसाइट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्रोफाजेज और डेंड्राइटिक सेल। मैक्रोफाजेज की बात करें तो मैक्रोफाजेज जो है मेनली काम करता है फाइगोसाइटोसिस का, और इसी तरह हम बी सेल और टी सेल की भी बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले इओसिनोफिल की। इओसिनोफिल क्या होता है कि ये रिलीज करता है टॉक्सिन्स को। इओसिनोफिल क्या करता है दोस्तों? तो रिलीज करता है टॉक्सिन्स को, जो कि किल करते हैं बैक्टीरिया को। बट इओसिनोफिल एक और काम करता है, वो क्या करता है? टिश्यू को डैमेज करने का काम करता है। मतलब इओसिनोफिल बैक्टीरिया को तो किल कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है? टिश्यू को, मतलब हमारे ऊतक को क्या पहुंचा रहा है? नुकसान भी पहुंचाने का काम कर रहा है। अब हम दूसरी बात करते हैं न्यूट्रोफिल की। न्यूट्रोफिल जो कि क्या होता है? न्यूट्रल। पीएच अगर हम इसकी देखें तो पीएच क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इओसिनोफिल के पीएच की बात करें तो ये क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है, और इसीलिए इसको इओसिनोफिल बोलते हैं। न्यूट्रोफिल को न्यूट्रोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर का होता है, और ये रिलीज करता है टॉक्सिन्स, जो कि इनहिबिट करता है या फिर किल करता है बैक्टीरिया को। इसी तरह हम बेसोफिल की बात करते हैं, तो बेसोफिल क्या करता है? जनरली ये रिलीज करता है हिस्टामिन का रिलीज करता है, और साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कहीं कुछ हो गया तो स्वेलिंग वेलिंग आ गया, तो ये सब कॉज होता है बेसोफिल की वजह से। जितने भी एलर्जिक रिएक्शन कॉज होते हैं वो बेसोफिल्स की वजह से काम होते हैं। अब हम बात करते हैं बी सेल्स की। तो बी सेल जनरली क्या करते हैं, बी सेल का नाम बी सेल क्यों पड़ा, टी सेल का नाम
टी सेल क्यों पढ़ा, सबसे पहले हम इसकी बारे में बात करते हैं। तो बी सेल को बी सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बी सेल जो है जनरेट होता है और मैच्योर होता है, दोनों काम उसका किसके अंदर होता है, हमारे बोन मैरो के अंदर होता है। मतलब बी सेल का मैच्योरेशन और जनरेशन, मतलब उसका उत्पत्ति भी होगा और उसी में वो मैच्योर भी होगा, बड़ा भी होगा। साथ ही साथ इसका बी सेल की लाइफ स्पेन की बात करें तो वो छोटा लाइफ स्पेन करता है। और बी सेल जो है हमारा एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स वो करता है, मतलब जितने तरह के एंटीजन्स बोले तो फॉरेन पार्टिकल्स। तो अगर हम एंटीजन्स की बात करें तो एंटीजन्स में क्या पाए जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं और कुछ डस्ट के पार्टिकल्स वगैरह हो सकते हैं। ये सब फॉरेन पार्टिकल्स या फिर एंटीजन्स का काम करते हैं, जिनके लिए हमारा बी सेल जो है अलग अलग तरह का स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ रिलीज करता है, जो मेनली 5 तरह के होते हैं, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जानते हैं। मेनली ये 5 तरह के होते हैं और सब फंक्शन वाइज भी अलग अलग होते हैं, जिनको IgA, IgD, IgG, IgM और IgE। मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 तरह के होते हैं, जो कि फंक्शनल में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। इसी तरह हम टी सेल की बात करते हैं तो टी सेल भी 2 पार्ट में 2 तरह का होता है टी सेल। एक होता है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में। हेल्पर टी सेल क्या करता है, और सारे सेल्स को एक्टिव करने का काम करता है। वो एक्टिव करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, मैक्रोफॉजेस को, जो कि मोनोसाइट का पार्ट है, और साथ ही साथ पूरे के पूरे बी सेल्स को। मतलब अगर हेल्पर टी सेल क्या हो गया, हमारा इनएक्टिव हो गया, तो हमारा पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा या फिर शट डाउन हो जाएगा। जैसा कि हमें देखने को मिलता है HIV में। HIV में क्या होता है, जो वायरस होता है वो हेल्पर टी सेल के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा इम्यून सिस्टम हमारा क्या करता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। अब हम बात करेंगे दूसरा, साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल कंटेन सम टॉक्सिन्स, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने का, एग्लूटिनाइज करने का, उनको प्रेसिपिटेट करने का काम करते हैं। मतलब अलग अलग मेथड है उसके लिए और अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, चीज़ों को प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने का काम करते हैं। अब टी सेल की मैचुरेशन की बात करें, जनरेशन मैचुरेशन, तो टी सेल का भी जनरेशन तो बोन मैरो के अंदर ही होता है। जैसे बी सेल का जनरेशन हो रहा था बोन मैरो के अंदर, वैसे ही टी सेल का भी जनरेशन कहाँ हो रहा है, हमारे बोन मैरो के अंदर। लेकिन उसका मैचुरेशन कहाँ हो रहा है, हमारे थाइमस में हो रहा है। दैट्स वाई इस थाइमस में मैचुरेशन की वजह से टी सेल को हम क्या बोलते हैं, टी सेल के नाम से जानते हैं। बी सेल का लाइफ स्पेन क्या था, कम था। टी सेल का लाइफ स्पेन क्या है, ज़्यादा है। तो टी सेल्स की हमने बात की थी। टी सेल्स जो होते हैं उनमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग प्रेसिपिटेशन मेथड से क्या करते हैं, आप फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे डिले करने का काम करते हैं या फिर उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। और इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ल्यूकोसाइटिक डिसऑर्डर, मतलब श्वेत रक्त कणिकाओं से होने वाले अलग अलग डिसऑर्डर्स। मतलब अगर अधिकता हो जाए श्वेत रक्त कणिकाओं की तो उनसे क्या होगा, और अगर उनसे कमी हो जाए तो उनसे कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।